जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन की बात की जाएगी। दोस्तों, ये मेरी चौथी क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लास लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप उन तीनों क्लासों को देख सकते हैं। उन तीनों क्लासों में मैंने सामान्य अध्ययन के 50-50 सवालों को हल कराया है। बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट क्लास है वो, इसलिए आप उन सभी क्लासों को देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली 50 सवाल बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित लेकर आता हूं। और ये सभी क्लास जो है वो NCERT के बेस पर होती है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है प्रश्न में? स्वराज दल की स्थापना किसने की है? ऑप्शन दिया गया है तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी जी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, या चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेजली। सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आता रहता है, इसलिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये आने की इसकी प्रबल संभावना है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी या शौकत अली। सही जवाब है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? ऑप्शन दिया गया है गैरी बॉल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या मैजनी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, मैजनी को। मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या संवाद कौमुदी। सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र था। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट या रिचर्डसन। सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने क्या किया था? भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें यह बताया गया है रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इसमें पॉइंट में ध्यान रखना है आपको कि जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन रेखा बनी थी, रेडक्लिफ रेखा, ये कब बनी थी? तो ये बनी है 17 अगस्त 1947 को बनी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है,
मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दिया गया है बी के दत्त द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा या यशपाल द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी, भगत सिंह द्वारा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की जो पुस्तिका है वो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किसने कहा था कि डोडो की भांति, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा है? किसने, कथन क्या है? किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ऑप्शन दिया गया है रैमजे मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड वेवेल। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने क्या कहा है? डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। डोडो क्या है? डोडो एक विलुप्त पक्षी है, उसकी तुलना की गई है साम्राज्यवाद से। तो इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली। इसने कहा है कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ऑप्शन दिया गया है अरुणा आसफ अली ने, भीखाजी कामा ने, दुर्गा भाभी ने या कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, भीखाजी कामा ने जर्मनी में फहराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है कि सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था भारतीय तिरंगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, भीखाजी कामा ने फहराया था। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 15 दिसंबर 1956 को, 6 नवंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को या 6 अक्टूबर 1959 को। सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 दिसंबर 1956 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी को विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन दिया गया है मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, रविन्द्रनाथ टैगोर या मोतीलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट किसका है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी या एस.सी. बोस। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, M.A. जिन्ना या रहमत अली एवं उनके मित्रों ने। सही जवाब है ऑप्शन डी, रहमत अली एवं उनके मित्रों ने भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन दिया गया है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर या अरुणा आसफ अली। सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, साइंस का सवाल है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? कैडमियम प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन दिया गया है मिनीमाता, इटाई इटाई, ब्लैक फुट रोग या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो रही है? तो इटाई इटाई होती है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन दिया गया है लिथियम, ऑस्मिनियम, हीरा या नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन ए, लिथियम। आवर्त सारणी का जो सबसे हल्का तत्व है वो लिथियम है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, आयरन, कैल्शियम या फास्फोरस। सही जवाब है ऑप्शन ए, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न में? किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है नीम, लौंग, दालचीनी या आम। सही जवाब है ऑप्शन सी, दालचीनी। दालचीनी की छाल का उपयोग जो होता है वो मसालों के लिए किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन दिया गया है आइंस्टाइन, आर्यभट्ट, आर्किमिडीज या न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन ए, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, तांबा, पोटेशियम या लोहा। सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो गेहूं की खेती के लिए उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। सही जवाब है ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। यकृत और एवं मांसपेशियों में जमा ऊर्जा जो होती है वो कौन किस रूप में होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में जमा होती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता या बहुगुणसूत्रता। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उसका सही जवाब है उत्परिवर्तन। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज्योग्राफी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है? दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया है सोने की खानों के लिए, लौह अयस्क की खानों के लिए, अभ्रक की खानों के लिए या हीरे की खानों के लिए। सही जवाब है हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? किम्बरले, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आ सकता है ये। क्या कहा गया है प्रश्न में?
विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है वर्गीस कुरियन, अरस्तु, नॉर्मन बोरलॉग या एम.एस. स्वामीनाथन। सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व हरित क्रांति के जनक थे। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो उसका आंसर डी होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा? विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन सी इसका सही है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। और इस बार मेरे ख्याल से पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो उसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन है। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिया गया है 5वां, 7वां, 6ठा या 8वां। सभी को इसका उत्तर मालूम हुआ। सही जवाब है बी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है? निम्न में से यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है आल्प्स, एंडीज, रॉकी या हिमालय। सही जवाब है ऑप्शन ए, आल्प्स। आल्प्स जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न में? निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन दिया गया है माही, नर्मदा, चंबल या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, माही। माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई है वो किसके द्वारा निर्धारित की गई है? अभी ऊपर भी इससे संबंधित एक प्रश्न था, आपको इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यूरेंट रेखा, मैकमोहन रेखा, मैग्नीनॉट रेखा या रेडक्लिफ रेखा। सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारित की गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। ड्यूरेंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। रेडक्लिफ रेखा तो सभी को पता है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है। अगर पूछा जाए ड्यूरेंट लाइन किसके किसके बीच है, भारत और किस देश के बीच है? ऑप्शन दिया गया है अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या तिब्बत। सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ किसकी है? भारत की रेखा है। कौन सी? ड्यूरेंट। और अगर रेडक्लिफ रेखा के बारे में पूछा जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है तराई, खादर, दून या भाबर। सही जवाब है ऑप्शन डी, भाबर। भाबर कहते हैं, क्या किसको कहते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। पनामा नहर किसे जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। क्या कहा गया है? पनामा नहर जो है वो निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? ऑप्शन दिया गया है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को या हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया प्रश्न में? भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 7 या 8। सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 भागों में भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित किया गया है। आइए चारों के नाम देख लेते हैं। चारों के नाम क्या है? पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। ये 4 भी आपको ध्यान रखना है। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। इन चारों के नाम यही हैं। एक बार फिर से चारों के नाम सुन लीजिए। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम या सिक्किम। सही जवाब है
ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, फिजी द्वीप जो है वो कहाँ अवस्थित है? क्या पूछा गया है? फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या स्थित है? फिजी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। उधर पनामा भी याद करिएगा, इधर स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। सभी का उसका उत्तर पता होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य निम्नलिखित में से क्या स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य निम्नलिखित में से क्या स्थित है? ऑप्शन बताया गया है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, अरावली पहाड़ियां या राजमहल पहाड़ियां। सही जवाब है ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियां जो हैं वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं वो जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन से राज्य हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों ये सभी सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए भी लिख दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 50 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट टू पॉइंट है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए ये वाला प्रश्न देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन दो राज्यों के बीच में की सीमाओं में स्थित है वो कौन से राज्य हैं? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं वो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। दोस्तों आइए बात हम करंट अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न? और ये करंट अफेयर्स दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान से देखिएगा, इन करंट अफेयर्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें से एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए चैनल में आप लोग बने रहिए। प्रश्न संख्या 42 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रश्न में कहा गया है हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश के न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, चीन, जापान या सिंगापुर। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर देश के न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने आओ खेल खेलो नामक खेल समारोह का आयोजन किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। क्या कहा गया है? हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने आओ खेल खेलो नामक खेल समारोह का आयोजन किया है? ऑप्शन दिया गया है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल में भारतीय दूतावास ने आओ खेल खेलो नामक खेल समारोह का आयोजन किया है। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है अदीब अहमद, अरुण कुमार सिन्हा, श्याम सुंदर गुप्ता या बिपिन चंद्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा जो हैं एसपीजी अधिकारी थे प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में?
अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है केन्या, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए केन्या। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन जो है वो केन्या में आयोजित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा इसे। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है सलेम सागो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी योजना को शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी योजना को शुरू किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आ सकता है ये। क्या पूछा गया है? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, चेन्नई, लखनऊ या कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई में। चेन्नई में क्या आयोजित किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो आयोजित किया जाएगा वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल ही में किस देश के द्वारा मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिया गया है जापान, जर्मनी, इटली या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। जापान जो है इसके द्वारा मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है जो कि आज का अंतिम सवाल है। विश्व हत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? विश्व हत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन डी 10 सितंबर को मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व हत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित डेली 50 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।